सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, फरवरी हो या मार्च, अब इलेक्शन ही की बात हो रही है। चाहे वो सेनेट के आने वाले इलेक्शन हैं या ज़िमनी इलेक्शन में होने वाले नतायज और उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात। और इस वक्त भी मामला सेनेट के पास है कि सेनेट इलेक्शन से निकलेगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट के कि क्या फ़ैसला होता है, फिर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा अगले आने वाले वक्त में। लेकिन NA 75 पर इस वक्त जिस किस्म के मामला आगे बढ़ रहे हैं और जितनी शिद्दत के साथ एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशी हो रही है, इससे लग रहा है कि हर अगला आने वाला जो ज़िमनी इंतखाब है वो शायद आम इंतखाबात से भी ज़्यादा पेचीदा भी होगा, ज़्यादा मुकाबला भी होगा, ज़्यादा टर्न आउट भी होगा और खुदा न खास्ता ज़्यादा खूनी भी हो जाए। तो आज हम सूरत हाल पर बात भी करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का रोल इस वक्त क्या है इस तमाम तर अमल में। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस फैसले के बाद क्या मुमकिन है कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट के मामलात इसी इलेक्शन में हो पाएँ ना हो पाएँ, तो किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा। इस वक्त ये तमाम तर मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ सिंध में जो तब्दीली और बदलाव है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद कल खासे बरहम नज़र आ रहे थे गवर्नर सिंध भी, और उन्होंने पुलिस के हवाले से भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल अहमद गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ़ार साहब इस वक्त लीड भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में भी। सेनेटर ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान चंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अफजल खान साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। उनसे भी बात करेंगे कि सर जो ये सूरत हाल है इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है क्या, और क्या ख़ास तौर पर NA 75 का जो मामला है वो किस तरह से हल हो सकता है। अफजल साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब और ज्ञान चंद साहब की मौजूदगी है, तो मैं चाहूँगा आगाज़ कर लिया जाए कि सिंध के ही ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक। सबसे पहले तो बिलाल साहब, ज़िमनी इलेक्शन हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर, सांगड़ में, थरपारकर में और फिर कराची शहर में मलीर का जो इलेक्शन था वो भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन तो पहले भी हारी थी, लेकिन जो मार्जिन है वो बड़ा एक फ़र्क रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये था कि क्यों आपकी जमात का वोट बैंक यहाँ बेहतर था, तो यहाँ पर कम होने की क्या वजूहात हुई हैं, चाहे वो सांगड़ हो, थरपारकर हो या फिर कराची मलीर का सीट हो, इसमें क्या वजूहात हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले आऊंगा PS 88 के बाई इलेक्शंस में। मुझे ये बताएं कि बाई इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिस्सा लिया वो कोई जुर्म था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उस इलेक्शन को हाईजैक किया, पुलिस के जरिए उन्होंने जो दहशतगर्दी फैलाई, खौफ हरास में किया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बूथ से बाहर निकाला गया, हमारी जो फीमेल MP उधर थी उनके साथ बदतमीजी की गई, और जब हमारे अपोजिशन लीडर उनको रेस्क्यू के लिए गए तो 200 से 300 जो बदमाश पीपल्स पार्टी के जो गुंडे बदमाश उन्होंने उन पर अटैक किया। और आपने देखा वीडियोस में कि किस तरह खौफ और हरासा पैदा किया। तमाम मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल की गई और ये इलेक्शंस को हाईजैक किया गया। आपने कहीं देखा कि पंजाब में अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ, कोई लीडर या कोई वर्कर अरेस्ट हुआ? हमारे 10 से 15 वर्कर्स अभी भी अरेस्ट हैं। हलीम मालिक शेख साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर है, आपने देखा उनके साथ एक हफ्ते के साथ क्या उनके साथ किया जा रहा है, और उनको ATC में डाल दिया। कौन सा उन्होंने जुर्म किया है कि उनको एक दहशतगर्द बना दिया है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना हम पे जुल्म करेगी, सर वो कह रहे हैं कि असलहा लेकर जो है वो घूम रहे थे, असलहा बरदार लोग उनके साथ मौजूद थे, और जहां वो जा ही नहीं सकते थे वहां असलहा लेकर वो घूमना, तो फिर वो कह रहे हैं उनके खिलाफ तो। अच्छा, आप ये देखें कि हलीम आदिल शेख साहब से उन्होंने जो ऑफिशियल सिक्योरिटी ले ली गई, तो उनके पास हक है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस्ड आर्म्स और अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, वो उन्होंने रखा है। और आप मुझे ये बताएं कि जो 200 से 300 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, और जब उनको अरेस्ट कर गया, जब वो अरेस्ट थे, जेल के अंदर बंद थे, तब तो उनके साथ कोई है ना असला या उनके बॉडीगार्ड्स नहीं थे। उनके साथ जो बदतमीजी हुई, टॉर्चर किया गया, जहनी उनके साथ टॉर्चर किया गया, उसकी जिम्मेदार कौन? ऐसी पुलिस गर्दी मैंने आज तक नहीं देखी। और हमने आज वफाक से भी
इसका पुरजोर हमने डिमांड की है कि आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए। सही, अब ये देखना है कि वफाक इस बारे में क्या मामलात करते हैं। कल गवर्नर सिंध भी ये बात कर रहे थे। ज्ञान चंद साहब, जोर ज़बरदस्ती, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल और जिस तरह इल्ज़ाम हो रहा है कि बदमाश आप लोगों के थे, तो फिर इलेक्शन तो आप लोगों ने जीतना ही था। क्या ऐसे ही जोर ज़बरदस्ती इलेक्शन जीत लिया आपने सिंध के तीनों हलकों का? देखिए, ये तो बिलाल गफ्फार को ही बताना चाहिए कि कहां कहां पे इनके साथ ज्यादती हुई। असला लेकर ये चल रहे थे, बदमाश इनके अपोजिशन लीडर के साथ थे, और जो ये फयाज अल चौहान भी ये फुलझड़ियाँ अभी फेंक रहा था और शर्म हया की बातें कर रहा था, वो भी आपने सुना दी। मैंने तो कोशिश की कि कानून पे हाथ डाल दूं, क्योंकि इस किस्म की बदतमीजी मुझे पता नहीं चलता है कि इनका मुकाबला पॉलिटिकल मैदान में है या इन अल्फाजी और बदतमीजी का मुकाबला होता है। हमारे थरपारकर में इलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा पुरअमन इलेक्शन हुआ है। कहीं पे किसी कैंडिडेट को भी शिकायत नहीं है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई, फिर भी इनका वोट बैंक गिरा है और हमारा वोट बैंक बढ़ा है। इनको ये इसमें हाँ, गालियां जितनी देनी है ये अपोजिशन को दे दे, हम सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। सही, लेकिन इनको बताना, जो इनके लिए लम्हा फिक्र है वो ये है कि ये सोचे कि इनका वोट बैंक कैसे गिर रहा है। ये मलीद की सीट की बात कर रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक। चले सब इस पे ज्ञान चंद साहब, इस पे मजीद भी बात करते हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करते हैं कि वजूहात क्या हैं। इस हर कोई अपनी ही जीत का दावा कर रहा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो। हम बात करेंगे इस पर, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो अफजल खान साहब से भी बात करेंगे कि NA-75 डस्का के अब इलेक्शन कमीशन क्या नताइज दे सकते हैं, क्या मुमकिनात हो सकते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अफजल खान साहब हमारे साथ हैं। अफजल खान साहब, ये NA-75 का मामला आज जो कुछ भी हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर ने भी आके जो इलेक्शन कमिश्नर को बताया है, वहाँ 5 रुकनी जो बेंच बैठा हुआ था, वकला ने भी बात कर ली। ये इस बुनियादी तौर पर ये जो डस्का का इलेक्शन है, सुबह 6 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर का ना पता चलना, माजरत है प्रिजाइडिंग ऑफिसरान का ना पता चलना, ये सारे मामलात, ये क्या कोई बहुत अनहोनी हो गई है सारे मामलात के हवाले से, या फिर वाकई ऐसा है कि इलेक्शन ये लेट होते हैं और इसी तरह से जो बक्से हैं डस्का में वो गायब भी हो जाते हैं? ये होगा क्या अब? इसका जो नतीजा बना है अभी तक का, क्या वो इलेक्शन कमीशन इस नताइज का ऐलान कर सकता है, या दोबारा से यहाँ इलेक्शन अनाउंस करना भी इलेक्शन कमीशन के ही इख्तियारात में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल, थोड़ा सा हम पीछे जाएं ताकि अवाम को याद दिलाएं कि इंतखाबात कैसे होते रहे हैं। ये अभी जो सिंध से बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की, तो मैं उन्हीं को याद दिला दूँ कि 13 के इलेक्शन में ज़फ़र लगारी साहब का बेटा था, शायद आमिर लगारी उसका नाम था। तीसरे दिन, इंतखाबात के तीसरे दिन इस्लामाबाद में आया और किसी तवज्जुद से मेरे तक पहुंचा कि जी ये हमारा रिज़ल्ट नहीं आउट हो रहा और हमारे मुकाबले में जो बंदा है वो बहुत पैसे वाला है। तो रिटर्निंग अफसर को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार 24 घंटे में रिज़ल्ट आना चाहिए था, 48 घंटे में आना चाहिए था, 72 घंटे हो गए, ये क्या चीज़ है जो आप कंपाइल नहीं कर सकते? और उसके बाद ये इनको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनका नुमाइंदा जो है वो जीत गया था। बात यह है कि पहले भी ये डिले होती रही है और बहुत ज़्यादा होती रही है। ये जो मैंने स्पेसिफिक मिसाल आपको दी है इसमें 72 घंटे की है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चंद घंटों की जो डिले है उसको भी कंडोन नहीं करना चाहता। मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और कहाँ पे जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन कमीशन को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देनी होती है, और मैं हैरान हूँ कि जितने भी इंतखाबात, मुझे यार एक और याद आया कि सिंध ही में इंतखाबात हो रहे थे, तो वहाँ पे एक बंदे ने मुझे राब्ता किया कि जी यहाँ पे तो बहुत ज़ोर का और ताकत को सलाम है और उनके बगैर किसी को सांस नहीं ले सकते, वोट किसी को कैसे दे सकते हैं। तो मैंने कहा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उसने कहा कि जी हर पोलिंग स्टेशन पे 2 फौजी जवान खड़े करवा दें, और हमने वहाँ पे फौजी जवान
खड़े करवाएं और वो उनका जायज़ नुमाइंदा जीता। बात यह है कि अभी जो इस इलेक्शन में 2 लोगों की जानें गई, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों जानों की ज़िया की ज़िम्मेदार है। और मैं ये कहता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए कि हम जितने भी इंतखाबात कराते थे उसमें डबली इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लाइव्स ऑफ द वोटर्स, हम उसके लिए फ़ौज के जवानों को वहाँ पे वो इलेक्शन की सुपरविजन नहीं करते थे, वहाँ लॉ एंड आर्डर की सुपरविजन करते थे। इसलिए कि पुलिस तो गुंडों से या मिली होती है या डरती है या ख़रीदी जा सकती है। फ़ौजी जवान जो है वो तो पाकिस्तान का सिपाही है, उनके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान। बात यह है कि अगर इस तरह का इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो, अब ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन भी और पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन भी और 75 का एक इलेक्शन हो रहा है एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, और उसमें इतनी बुरी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, तो अगर ऐसे इसको हम 1100 हलकों पे तकसीम करें, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, तो इसका मतलब है कि 2000 से ज़्यादा तो जाने गई, तो वो इंतखाबात क्या इंतखाबात सर इसके मुकाबले में यहाँ पर 3 जो हैं वो हलकों में सिंध में हुए तो कदरे हालात बेहतर रहे, KPK में भी हुआ है हालात बेहतर रहे, कुछ थोड़ी बहुत वजीराबाद के अंदर भी लड़ाई झगड़ा हुआ हल्का फुल्का, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई जो डस्का के अंदर हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज मार्जिन की ये सीट थी, तो यहाँ पर भी सूरत हाल हुई है। लेकिन मैं एक छोटा सा आपसे ये सवाल यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त NA-75 के हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन ये ऑर्डर दे सकता है कि दोबारा से इलेक्शन पूरे के पूरे हल्के में हो, या जिनका मसला है 20-23 पोलिंग स्टेशंस का सिर्फ उन्हीं में इलेक्शन हो? बात यह है कि उसी का इलाज किया जाए जहां पे जख्म हो। आप उसी जगह क्यों खुजली करते हैं ना जहां पे खारिश हो रही हो, वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम। और उसके लिए ये एक इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि उनके कहने से पहले ही उन्होंने कह दिया अपने जो कैंडिडेट है कि यू शुड एग्री टू द रीपोल। ऐसे कभी नहीं हुआ, आपने इसकी मिसाल बाकी लोगों में नहीं देखी होगी, और एक्चुअली वो इंटरेस्टेड है फेयर पोल में। सही, वो फेयर इलेक्शन अगर चाहता है तो इसका मतलब है कि ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू नॉट ओनली टू रीगेन दी पॉपुलैरिटी बट टू विन दी। और अगर देखो लूज भी करते हैं सही, लेकिन उन्होंने एक मॉरल अथॉरिटी तो कायम कर दी कि हम दोबारा खेलने के लिए तैयार हैं। चले, अच्छा मैं इसमें बात करते हैं, कमीशन के पास इख्तियार है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी थोड़ी टाइम चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात की जाए। ज्ञानचंद साहब उसी सेनेट का हिस्सा रहे हैं पिछले 6 साल। ज्ञानचंद साहब, ओपन बैलेट पे अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वकला तमाम सियासी जमातों के भी, अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे बात हो रही है, रोज़ की समात भी आप देख रहे हैं। सर सेनेट का इलेक्शन है, आज नहीं तो कल किसी वक्त तो इसको होना है कि बेहतर तौर पर फ्री एंड फेयर हो। आप जानते हैं सेनेट इलेक्शन में जिस तरह से पैसा चलता है, तमाम सियासी जमातों में मुख्तलिफ लोग, चंद लोग जो हैं वो इस किस्म का अमल करते हैं, तो वो चंद लोगों से भी ये पाक हो जाए, साफ हो जाए कि सेनेट जो ऐवान बाला कहलाता है वहाँ पर ये चीज़ें हो जाएं। तो इसकी आप लोगों के सबसे पहले मांग थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। अब अगर कुछ होने जा रहा है तो आप ही सबसे पहले पीछे हट गए हैं, नून लीग को भी साथ में पीछे हटा लिया है सर आपने। ज्ञानचंद साहब सुन सकते हैं सर? मैंने इस इशू पे बात करनी है। जी जी, अच्छा ज्ञानचंद साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं। बिलाल गफार साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब, सेनेट के इलेक्शन हो रहा है, अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया उनमें से तो एक के लिए तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गया, दूसरे पे गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही सिंध के अंदर लोगों को। तो कहाँ तक कामयाबी के लिए आप मुतमईन हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दे पाएंगे? देखें, जो हमारे ज्वाइंट अपोजिशन के नंबर्स हैं सिंध असेंबली में जी, उस हिसाब से जो सिंपल आप कैलकुलेशन करें तो हम ज्वाइंट अपोजिशन जो है वो 5 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। 3 जनरल सीट, एक टेक्नोक्रेट और एक वुमेन सीट चाहिए। और जहां तक आपने हमारे कैंडिडेट के जो पेपर की बात की तो वो हाई कोर्ट गए हैं और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें सिंध हाई कोर्ट से एक इंसाफ मिलेगा और हमारे कैंडिडेट्स के जो पेपर्स हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दी जाएंगे। हमारी पार्टी का जो भी डिसीजन है, जो हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने जो डिसीजन किया है, तमाम एमपीएस ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है और आप देखेंगे कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, वो सब इंशाल्लाह ताला आने वाले सेनेट इलेक्शंस में जीतेंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका वीडियो पैगाम भी आया कि हम इस इलेक्शन में सरप्राइज देंगे और हम 10 सीटें निकालने में जीत कामयाब होंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, वो मंडी जो है हमेशा जो सेनेट के इलेक्शंस में चलती है वो वापस उसी टैक्टिक्स पे जा रहे हैं। वो क्या बताना चाह रहे हैं? और मुझे तो आज बड़ी हैरत होती है कि जो पीडीएम के जो अब तो सारे ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, वो उधर जो आपके इस्लामाबाद के कैंडिडेट हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनके प्रपोजल और सेकेंड ईयर जो है वो शायद खाकान अब्बासी है, और यही नवाज शरीफ जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो मेरा जो कप्तान कहता था 24 साल पहले कि ये जब ये सारे चोरों पे डाकों पे हाथ डाला जाएगा तो ये सब इकट्ठा हो जाएंगे और सेनेट इलेक्शंस में देखें कि तमाम जो का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सही, बिल्कुल सही है। ये तो बहरहाल अब वो इकट्ठे हैं, तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, 3 वज़ीर आज़म गए साबिक, और तीनों वज़ीर आज़म में 1 नून लीग और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा खुद ये था, ज्ञानचंद चाह रही है कि जो नवाज शरीफ उस वक्त काला कोट पहन के गए थे वो उस वक्त गलत थे या आज गलत है? चलिए ज्ञानचंद साहब से मैं ये जान लेता हूँ। ज्ञान साहब, आज नहीं तो कल सेनेट को उन तमाम तर अमल से जो चंद लोग हैं जो पैसे का इस्तेमाल हो उससे पाक कर लेते हैं। दूसरा ये जो दावा हो रहा है कि 10 आप लोगों ने कैंडिडेट भी दे दिए हैं, 10 सीटें भी ले लेंगे सिंध के अंदर से, तो सर 10 का तो नंबर नहीं बनता है आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये किस तरह से होगा? कोई जादू है या कोई और चीज़ है जिससे 10 का नंबर आप हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएंगे सिंध के अंदर? देखिए, जो पीटीआई के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं, जो बदअतमादी पीटीआई की पार्टी और इमरान खान पे पीटीआई के लोग जाहिर कर रहे हैं, तो फायदा तो है ना। ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं, ये तो कोई अब एक मफरूजा बना रहे हैं कि भाई हम पैसों का करप्शन का इल्जामात लगाकर इमरान खान ने करप्शन के है कि इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया है। मैं इसके अलावा जो हमारे सेकेंड इलेक्शन कमीशन बात कर रहे थे और इमरान खान की बड़ी तारीफें कर रहे थे, इमरान खान को तो रिजाइन करना चाहिए कि एक इलेक्शन को वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनकी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकी? इलेक्शन कमिश्नर कॉल करता रहा, चीफ सेक्रेटरी और इनके आईजी उनको अटेंड नहीं कर रहे थे। तो ये इस किस्म का मंतिक है कि आप उसको जस्टिफाई करें कि ये बड़ा जरूरतमंद है। इनको तो अगर थोड़ी भी शर्म होती तो रिजाइन करते हैं कि आई कैन मैनेज इन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस किस्म की जो नालायक हैं हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर की और इनके हुक्मरानी की, वही जो है वो अपोजिशन को फायदा देंगी। और फिर मुख्तलिफ पार्टीज है, वो लाजमी नहीं है कि इमरान खान के साथ अगर गवर्नमेंट में है तो सेनेट इलेक्शन में भी उसके साथ खड़े रहे। तो उसके नतीजे में तो अब ये देखना है कि अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं दिया है तो दोबारा से इलेक्शन की जो उनकी मांग है वो इलेक्शन कमीशन पूरी करता नहीं। लेकिन सेनेट के हवाले से जो मैं अफजल खान साहब, मैं सेनेट के हवाले से सर, ये जो ओपन बैलेट और खुफिया बैलेट, वोट तो सर सीक्रेट एक चीज़ है ना, पूरी दुनिया में वो सीक्रेटली वोट होना चाहिए। तो इस वोट को सीक्रेट ही रहना चाहिए आपके ख्याल में, क्योंकि आप खुद इलेक्शन कमीशन में सर्व कर चुके हैं, या ओपन बैलेट की जो मांग हुकूमत की जानिब से है वो ठीक है? एक्चुअली ये वही मांग है जो 2006 में ज्ञानचंद साहब की पार्टी और उनके उस वक्त के राइवल नवाज शरीफ ने ये मांग के अंदर की थी। जी हाँ। और उस वक्त इसलिए ये मांग उन्होंने म्यूचुअली की थी कि वो एक दूसरे के बंदे खरीदते थे। छांगा मांगा आपको याद होगा, मरी रेस्ट हाउसेस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस। तो ये 2-2, 3-3 दिन पहले से वो बंदे गायब हो जाते थे और उधर चले जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे और ये खुला वोट होगा। सीक्रेट वोट की कहाँ ज़रूरत होती है? सीक्रेट वोट की ज़रूरत तब होती है मतलब जैसे आप कराची में MQM थी और बड़े ज़ालिमाना मूड में होती थी। अगर उनको पता चल जाता था तो उसके घर के ऊपर एक क्रॉस लग जाता था और वो बंदा कत्ल कर दिया जाता था। सीक्रेसी ऑफ वोट, बाकी आप जिसको वोट देना चाहते हैं, मेरी बात मुकम्मल होने दे। आप जब किसी को वोट देते हैं, आप बताते नहीं कि मैंने किसको वोट दिया। बात यह है कि
सीक्रेसी ऑफ वोट की सिर्फ उस जगह ज़रूरत है, बाकी जगहों पे ये जो सीक्रेसी की आज बात कर रहे हैं और इन्होंने अपना ये यू टर्न किया है, वजह इनकी ये है, इनको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर गवर्नमेंट इस वक्त प्रोएक्टिव किरदार अदा करे। तो देखो, सिंकिंग बोट पे डूबती हुई कश्ती में कौन बैठता है? उनको पता है कि जी जो सियासत में और उनका मुस्तकबिल इन दो पार्टियों का क्या है, इनके पास सिर्फ पैसा है और वो पैसे का इस्तेमाल, वो जो कहते हैं जी हमसे भी कुछ सीख लें, वो इमरान खान तो पैसे लेना जानता है, चंदा लेना जानता है, देना नहीं जानता। बात ये है कि अब तक भी जो इनको नुकसान हुआ है वो जो 2 नंबर के लेकिन लोग उनके पार्टियों सर में ये आए पैसा हैं चले और या ना उन्होंने- चले, कानूनी तौर पर क्या इस चीजों को फौरी तौर पर हाँ, ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, आपको पता है कि बहुत सिंपल, पाकिस्तान के आईन में ये पहले ही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आईन में कोई चीज़ कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगी। सही। अब मैं आपको बताता हूँ, कुरान और सुन्ना साफ कहती है तावनु अलल बिर्रे व तक़वा, आप तावन करें नेकी और भलाई तकवे के काम में, वला तावनु, और ना करें तावन अलल इस्म वल उद्वान, बुराई और फहाशी के कामों में। बात यह है कि यहाँ पे आईन इसको सपोर्ट करता है कि ये किस लिए हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा? देखें, आपने और हमने देखे हैं कि जो लोग भी सियासत में आए हैं उन्होंने जितना अरसा गुजारा है, जैसे लेकिन इमरान सर खान ट्रांसपेरेंसी को गेज कैसे किया जाए कि ये बड़ा अहम मामला है कि किस पर ये इल्जाम हो कि उसने नहीं, ये है या नहीं, ये इस मुश्किल तरह तो नहीं है, पूरे ये ऐवान मुश्किल पर नहीं ये है, इल्जाम मैं हो आपको जाए बताता कि हूं। जी ये पूरे इल्जाम हो जाए कि इस ऐवान ने पैसा लिया है। उसको भी मैं आपको बताता हूं ना, मैं आपको बताता अगर हूं। तोल दिया जाए तो वो भी बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं, वक्त भी खत्म हो रहा था अफजल खान साहब, आप इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हम, क्योंकि अभी सेनेट के इलेक्शन है, इस पर मजीद बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हल तलब भी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे समाअत कर रही है, वो जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो बात हो रही है, जो मौक़िफ़ आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब भी हम बात करेंगे। और शुक्रिया अदा करते हैं अफजल खान साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बिलाल गफ़ार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।